नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को ज्ञात है कि अपनी जो हेराल्ड पुस्तक की सीरीज चल रही है उसमें हम 22 पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के वीडियो में हम 23वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित एवं रीजनिंग सहित पूरे 50% दिए गए हैं। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी अच्छी है तो इन 50 में से कम 40 प्लस का आपको टारगेट रखना होगा। और अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना होगा कि 50 में से आप कितने सही कर पाए। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलते पहले क्वेश्चन की ओर। जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, क्योंकि पहले पार्ट में हम क्या करेंगे, जीके के पूरे 15 क्वेश्चन करेंगे। तो पहला पार्ट जीके का पार्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। और जीके का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। तो डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर वह प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। कब किया गया? तो 1913 में। 1913 में साहित्य क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लिए दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। यदि बात करें गीतांजलि के लेखक तो वो भी कौन होंगे? रविंद्रनाथ टैगोर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना हुई थी आपके 15 मार्च 1950 को। कब हुई थी? 1950, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। परंतु 1 जनवरी 2015 को, कब? 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। और नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है? अमिताभ कांत है। और अध्यक्ष की बात करें तो वो प्रधानमंत्री होते ही है, और भारत के प्रधानमंत्री सभी को पता है कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। भारत के राष्ट्रपति हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो आपातकाल के लिए आपको 3 अनुच्छेद याद रखने होंगे। कौन कौन से अनुच्छेद है? अनुच्छेद 352। उसके बाद में अनुच्छेद 352 में आपको जोड़ने हैं कितने? 4 जोड़ेंगे तो अनुच्छेद 356, और 56 में 4 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 356 में राज्य आपात की घोषणा, जिसे हम कहते हैं राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा, वो भी कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात की घोषणा करता है। तो यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा? आपातकाल की घोषणा पूछा सीधा सीधा, तो कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 352। भारत के रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान किसमें निहित होती है? आपको बार बार बताया गया है कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान भी किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। युद्ध की घोषणा भी कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और वर्तमान में कौन है? रामनाथ कोविंद है। प्रथम की बात करें तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से किसका अलिखित संविधान है? मतलब मौखिक संविधान। भारत का तो आप सभी को पता है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान यदि बात करें तो वो भारत का ही है। यदि मौखिक संविधान की बात करें तो वो आपके किसका होगा? ब्रिटेन का होगा, या हम कह सकते हैं यूनाइटेड किंगडम का होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? BR अम्बेडकर, MCC तलवार, कैलाशनाथ वाचू या रफी अहमद किदवई। तो कौन थे प्रथम विधि मंत्री की बात करें तो वही व्यक्ति थे जिन्होंने प्रारूप समिति की अध्यक्षता की थी। और संविधान निर्मात्री प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी? आप सभी को पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। तो प्रथम विधि मंत्री भी कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नरसिम्हा कमेटी किससे संबंधित है? राजनीतिक सुधार, चुनाव सुधार, बैंकिंग सुधार या न्यायिक सुधार। तो नरसिम्हा कमेटी का संबंध किससे है? आपके बैंकिंग सुधार से है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत के किस राज्य का महिला लिंगानुपात सर्वाधिक है? गोवा, केरल, बिहार या महाराष्ट्र। यदि बात आए साक्षरता दर की या फिर आए लिंगानुपात की, दोनों में सबसे उच्च स्तर पर कौन है? आपका केरल है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा।
मैरी कॉम जिसने लंदन ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक जीता था, निम्न में से किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी, तीरंदाजी, भारोत्तोलन या मुक्केबाजी। तो मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? आपके मुक्केबाजी से है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। बेडन पावेल किसके संस्थापक थे? स्काउट, रेड क्रॉस, लीग ऑफ नेशंस या रेड गार्ड्स। तो किसके संस्थापक थे बेडन पावेल? आपके स्काउट के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इस क्वेश्चन का। बिहार के नालंदा में पावापुरी किन के लिए एक धार्मिक स्थल है? किन के लिए धार्मिक स्थल है? बौद्ध, जैन, मुसलमान या इनमें से कोई नहीं। तो पावापुरी आपके जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ऋग्वैदिक काल का समय काल क्या होगा या प्रारंभिक वैदिक काल की अवधि क्या होगी? तो बात करें उत्तर वैदिक की तो वो क्या होगी? 1000 से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल की बात कर रहा हूँ मैं। और यदि बात आए ऋग्वैदिक काल की तो वो इससे पहले था, तो 1500 ईसा पूर्व से क्या होगा? 1000 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। प्राचीन भारत के किस महाजनपद में बिहार के मुंगेर और भागलपुर के आधुनिक जिले सम्मिलित हैं? मुंगेर और भागलपुर कहाँ पे थे? जिसकी राजधानी क्या थी? जिसकी राजधानी थी चंपा। और चंपा किसकी राजधानी थी? अंग। तो अंग जनपद ही वर्तमान में मुंगेर और भागलपुर जिले के रूप में है। दीन ए इलाही धर्म का संस्थापक कौन था? राणा प्रताप, जहांगीर, बाबर या अकबर। तो दीन ए इलाही के संस्थापक अकबर था। और दीन ए इलाही स्वीकार करने वाला पहला हिंदू व्यक्ति यदि बात करें तो उसका नाम था महेश दास। क्या नाम था? महेश दास, जो इतिहास में किस नाम से पहचाना गया था? इतिहास में बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। यहाँ पे कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा या चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। निम्न में से हुमायूंनामा के लेखक कौन थे? अकबरनामा के लेखक कौन थे? अकबरनामा के लेखक अबुल फजल थे। बाबरनामा जो तुर्की भाषा में लिखी गई थी, बाबर की आत्मकथा थी, उसे बाबर ने स्वयं लिखा था। और हुमायूंनामा जो हुमायूं की आत्मकथा है, किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। तो यह थे जीके के आपके 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि तत्व के परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को हम क्या कहते हैं? मास संख्या, परमाणु संख्या, आइसोटोप या आइसोबार। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के योग को हम क्या कहते हैं? योग को हम मास संख्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्न में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं है? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, जिसमें नीला भी होता है, लाल भी होता है, हरा भी होता है, परंतु काला कभी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्न में से कौन सा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? लकड़ी का कोयला, ग्रेनाइट, हीरा या ग्रेफाइट। जो प्रकृति का सबसे कठोर तत्व होता है कौन सा होता है? हीरा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सितार परिवर्तित करता है किसको किस में परिवर्तित करती है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। तो किस में परिवर्तित करती है? सितार आपकी यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि सभी को पता है कौन सी होती है? यकृत होती है। यकृत को हम क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। और लीवर को ही हम क्या कहते हैं? जिगर कहते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रोग प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है? पायरिया, काला अजार, अतिसार या मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? इनमें से मलेरिया होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। शरीर का कौन सा भाग या अंग ट्रेकोमा रोग से संबंधित होता है? ट्रेकोमा रोग से प्रभावित कौन सा है अंग होता है? ट्रेकोमा से प्रभावित आपकी आंख होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कैंसर और ट्यूमर के अध्ययन को क्या कहते हैं? आणविक जीव विज्ञान, अर्बुद विज्ञान, अस्थि विज्ञान या सूक्ष्म विज्ञान। तो कैंसर और ट्यूमर के अध्ययन को हम अर्बुद विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली या गोल्जी का है। तो कहाँ पाए जाते हैं? क्रोमोसोम आपके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इस क्वेश्चन का। ध्वनि की गति वायु में कब बढ़ती है? आवृत्ति बढ़ने से, तापमान घटने से, तापमान की वृद्धि से या नमी की मात्रा घटने से। तो जो ध्वनि की गति है वह आपकी कब बढ़ती है? तापमान बढ़ने पर बढ़ती है। रेल की पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पट्टे क्यों लगाए जाते हैं?
स्लीपर्स क्यों लगाए जाते हैं रेल की पटरियों में? स्लीपर्स इसलिए लगाए जाते हैं कि गाड़ी के दबाव को कम करने के लिए लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? लास्ट वाला ये ऑप्शन, गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए स्लीपर्स लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जब एक जलयान नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो इसके स्तर में परिवर्तन क्या होगा? नदी की तुलना में समुद्र अधिक गहरा होता है तो जलयान का स्तर क्या हो जाएगा? ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, इसका स्तर ऊपर उठेगा। ग्रीष्म ऋतु में पंखे के नीचे बैठने से हमें आराम क्यों मिलता है? क्यों मिलता है? क्योंकि पंखे हवा को गतिशील बनाते हैं और जिससे हमारा पसीना क्या हो, वाष्पन में बदल जाता है या वाष्पन की दर बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, साबुन के बुलबुले सफेद प्रकाश में देखने पर किस कारण बहुरंग से दिखते हैं या अत्यधिक रंगों में परिवर्तित दिखाई देते हैं? किस कारण दिखाई देते हैं? तो प्रकाश के व्यक्तीकरण के कारण दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, पतली परत द्वारा प्रकाश के व्यक्तीकरण के कारण। निम्न में से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है? कौन सा होता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित? आपका कौन सा होगा? हाइड्रोमीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? शुष्क सेल में हमेशा रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पुलिस द्वारा अति तीव्र गति से चल रही गाड़ियों को पकड़ने वाले यंत्र निम्न में से किस एक पर आधारित है? तो अति तीव्र चल रही गाड़ियों को पकड़ने वाला यंत्र किस प्रभाव पर आधारित है? तो आपके डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। वायुमंडल के किस भाग से रेडियो तरंगें परिवर्तित होती है? सौभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या उपयुक्त सभी? तो किस भाग से रेडियो तरंगें प्रभावित होती है? आपके आयन मंडल से प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ओजोन परत मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है, क्यों है? क्योंकि यह क्या करता है? सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और ओजोन को नष्ट करने वाली गैस होती है आपकी CFC, जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बोसोन क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फोटोन? तो बोसोन क्या है? आपका एक फोटोन है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो यह थे विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे गणित के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 2137 की घात दी गई है 754 के गुणनफल में इकाई का अंक पूछा। ठीक है, तो इकाई का अंक यहाँ पे देखिए, इकाई का अंक क्या है? 7 है और यहाँ पे इकाई का अंक क्या? 4 है। तो यदि सम इकाई का अंक आए तो जो वर्ग करने पर इकाई का अंक आएगा वही इकाई का अंक आएगा, और यदि यहाँ विषम होता तो घन करने पर जो इकाई का अंक आता वही आता। ठीक है, तो 7 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 गुणा 7 कितनी आती है? 49। एक मिनट, कितना आएगा? 49। और 49 में इकाई का अंक क्या होगा? 9 होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट दिया गया है, यदि रूट अक्स बराबर 88 × 42 भाग 16 हो तो अक्स का मान कितना होगा? तो हमें क्या करना है? पहले 88 × 42 भाग देना किसका? 16 का। ठीक है, काट लेते हैं। किससे काटेंगे? 8 से ये 11 बार कटेगा और 8 से ये 2 बार कट जाएगा। 2 से 42 कटेगा आपका 21 बार। 21 को जैसे ही हम 11 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 11 एकम 11, 11 दूने 22 और 1 23, कितने होंगे? 231। और 231 यहाँ पे देखिए रूट अक्स दिया गया है बराबर 231। इसका रूट हटाने के लिए सामने वाले का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। और 231 का वर्ग कितना होगा? 231 का वर्ग होगा 53,361। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या के 3/5 के 2/3 और उसी संख्या के 1/4 के 2/5 में अंतर 288 हो तो बताइए कि संख्या क्या है? तो मान लो कि वह संख्या क्या है? 1 है। एक बार मान लेते हैं कि वह संख्या कितनी है? 1 है। 1 का 3/5 क्या हो जाएगा? 3/5 ही हो जाएगा। क्या? 2/3, इसे 2/3 से गुणा करवा दो। आगे क्या दिया गया? उसी संख्या के, यानी 1 का 1/4 क्या हो जाएगा? 1/4 और उसे गुणा करवा दो किससे? 2/5 से। जो संख्याएं कट रही है आपस में उन्हें काट दो, 3 से 3 काट दो, कितनी आ गई? 2/5। और बराबर में कितना दिया गया? बराबर में 288 दिया गया, जो आगे लिख लेंगे। माइनस क्या दिया गया? माइनस दिया गया, यहाँ पे क्या काटेंगे हम?
2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितने हो जाएंगे 1/5 दूनी 10, ठीक है, बराबर हो जाएंगे आपके 288। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 5 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 10। 5 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4, माइनस कितना हो जाएगा 1, 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 3/10 बराबर दिया गया है 288, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये 10 जो भाग में है वो किस में चला जाएगा, गुणा में। तो 288 गुणा 10 बट्टे भाग देना है किसका, 3 का, ठीक है। 3 से 288 कितनी बार कटेंगे, 9 3 27, 1 से एसपल बचेगा 6 3 18, ठीक है। 96 इंटू 10 अर्थात वह संख्या कितनी हो जाएगी, 960 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ए राइट हो। यदि 5 1 7 स्टार 3 2 4 ऐसी संख्या है जो 3 से विभाज्य है तो बताएं कि स्टार के स्थान पर न्यूनतम अंक क्या होगा। तो 3 से भाजकता का नियम क्या कहता है, 3 से भाजकता का नियम ये बात बोलता है कि यदि उस संख्या के अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो उस संख्या में भी किसका भाग जाएगा, 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो संख्या के अंकों का योग करते हैं, योग कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 4 कितने हो जाएंगे 22। परंतु 22 में तो 3 का भाग नहीं जाएगा, 22 के बाद में 23 में भी नहीं जाएगा, किस में जाएगा, 24 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो कितने कम है, 2 कम है। तो यदि हम इसकी जगह, इस चिन्ह की जगह 2 रख दे तो इसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, 3 राइट हो जाएगा। 513 और 783 का महत्तम समापवर्तक अर्थात क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। और एचसीएफ ज्ञात करने की अपनी वही विधि जिससे हम क्या करते हैं, एलसीएम ज्ञात करते हैं। 513 और 783 सर्वप्रथम किस संख्या का कॉमन रूप से भाग जाता है, 2 का तो नहीं जाता, 3 का दोनों में जाता है। तो 3 का भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा, 17 3 51, 3 एकम 3, ठीक है। और इसमें भी जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 दूने 6, 1 से एसफल बचेंगे 6 3 18 और 3 एकम 3, 261 बार जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर से 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 171 में 3 का भाग जाएगा आपका 5 3 15 और 7 3 21 57 बार। और 261 में जाएगा 8 3 24 और 7 3 21 87 बार। फिर से 3 का भाग देना है, कितनी बार जाएगा, 57 में जाएगा 19 बार, 87 में जाएगा 29 बार। तो दोनों ही संख्या अभाज्य है तो अब इनमें भाग नहीं जाएगा। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 × 3 9, 9 3 27। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट दिया गया है कि रूट में एक संख्या दी गई 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर बटे नीचे वही संख्या है, एक 0 बढ़ाया गया 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.001 का स्क्वायर प्लस 0.0009 का स्क्वायर। तो हम इसे किस प्रकार हल करेंगे, इसे हल करने के लिए सर्वप्रथम हम इन सभी संख्याओं का अलग अलग से स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.01 प्लस 0.01 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 संख्या है तो 4 हो जाएगी, 4 के बाद में दशमलव लग जाएगा तो 0.0001 और आगे क्या हो जाएगी, 009 है तो कितना आ जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 होता है। अब कितनी संख्या, 3 संख्या और 3 नीचे लिखेंगे तो कितनी हो जाएगी, 6 संख्या से पहले दशमलव लगेगा, 2 तो ये हो गई, 1 2 3 और 4, अब यहाँ पे लगा दो दशमलव, ठीक है। और नीचे भी सेम वही आएगा, केवल 2 जीरो एक्स्ट्रा आएंगे क्योंकि यहाँ पे 1 0 एक्स्ट्रा, यहाँ पे 0.1 है, 0.01 है, यहाँ पे 0.001 है और यहाँ पर केवल 1 ही 0 है तो 2 0 एक्स्ट्रा आएंगे क्योंकि 1 दिया गया और स्क्वायर करने पर हम 2 का जोड़ा बनाते हैं तो सेम वही संख्या आएगी। तो इन संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 8 और 1 आ जाएगा, फिर ये 1 आ जाएगा, उसके बाद में क्या आ जाएगा, 0 का 0 फिर 1 0 और नीचे आ जाएगा 0.00010181 ये आ जाएगी। और इसका क्या करना है, हमें वर्गमूल करना है।
अब देखिए 1 2 3 4 5 और 6 से पहले दशमलव है, इस दशमलव को हटा दो और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 और 6 से पहले दशमलव लगा दो। अब यहाँ 2 से पहले दशमलव है तो इस दशमलव को हटाएंगे तो क्या करेंगे, ऊपर 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि दो संख्या 3 होती तो 1000 से करते, एक होता तो 10 से करते। ठीक है, अब इस संख्या से ये संख्या कट जाएगी तो कितना बचेगा हमारे पास, हमारे पास बचेगा √100 और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। सभी को पता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेजों के बराबर है। ठीक है, 15 कुर्सियों और 2 मेजों को इकट्ठा कर मूल्य 4000 रुपये है। तो बताए 12 कुर्सियों और 3 मेजों का मूल्य कितना होगा। 10 कुर्सियों का मूल्य है 4 मेजों के बराबर, तो एक कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा, एक कुर्सी का मूल्य हो जाएगा 4/10 मेज। ठीक है, यही होगा, एक कुर्सी का मूल्य 4/10 मेज हो जाएगा। या फिर हम यह कह सकते हैं कि 4 मेजों का मूल्य 10 कुर्सियों के बराबर है, तो 2 मेजों का मूल्य कितना हो जाएगा, 2 मेजों का मूल्य हो जाएगा 5 कुर्सियों के बराबर। इससे आसान हो जाएगा। ठीक है, 5 कुर्सियों के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे 15 कुर्सियां हैं तो 10 कुर्सियों का तो 4 मेजों के बराबर हो जाएगा और 5 का 2 के बराबर हो जाएगा। 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 15 कुर्सियों की जगह हम लिख सकते हैं 6 मेज। 6 मेज और 2 मेज इकट्ठा करते हैं तो कितनी हो जाएगी, 8 मेजों का मूल्य हो जाएगा आपका दिया गया है 4000 रुपये। तो एक मेज का कितना हो जाएगा, एक मेज का मूल्य हो जाएगा 500 रुपये। ठीक है, अब यदि एक मेज का मूल्य 500 रुपये होता है और 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेजों के बराबर है, तो 4 मेजों का कितना हो जाएगा, एक मेज का 500 है तो 4 का 2000 हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो 10 कुर्सियों का भी कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो एक कुर्सी का 200 रुपये हो जाएगा। एक कुर्सी के 200 रुपये है, मेज के 500 रुपये है, तो 15 कुर्सियों के कितने हो जाएंगे, 15 कुर्सियों और 2 मेजों को इकट्ठा कर मूल्य 4000 है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या गया, पूछा गया 12 कुर्सियों और 3 मेजों का मूल्य। तो 12 कुर्सियों का मूल्य हो जाएगा 2400 रुपये, क्योंकि एक कुर्सी का 200 है। 3 मेजों का हो जाएगा कितना, 500 से 1500 रुपये। 2400 और 1500 कितने हो जाएंगे, 3900 रुपये होंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 6/7 में भाग देना है 8 का, 6 में भाग देना 7/8 का, कितना अधिक है। ठीक है, 6 में पहले भाग देना है किसका, 7/8 का। और जैसे ही हम भाग देंगे तो भाग देने का अपना वही नियम कि इसे उल्टा कर देंगे, 8/7 कर देंगे। ठीक है, और इसमें से घटाना, किसे घटाना है, 6/7, और इसमें भाग देना है 8 का। भाग देने का नियम उल्टा कर दो, कितना, 1/8 कर दो 8 को। ठीक है, अब इन्हें सरल कर लेते। 8 चक्के 48/7 आ जाएंगे ऊपर, और नीचे क्या आएंगे, नीचे आएंगे 6 एकम 6, सॉरी आगे 6 एकम 6 और 8 सत्ते 56। अब इनका एलसीएम 7 और 56 का एलसीएम 56 ही आएगा। 7 का भाग 8 बार, और 8 को 48 से गुणा करवाएंगे तो कितने होंगे, 8 8 64, और 8 चौके 32, 32 और 6 कितने हो जाएंगे, 38। 384 माइनस कितना करना, -6। 384 में से 6 घटाएंगे तो 378/56 कितना आएगा, 378/56। अब भाग देना है, किसका भाग जा रहा है, इनमें 7 का भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, कितनी बार जाएगा, 5 सत्ते 35 और 4 सत्ते 28, 54 बार, और इसमें 8 बार। फिर 2 से कटेगा, 2 से ये 27 बार और ये 4 बार, 27/4। और 27 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 चौके 24, 6 बार जाएगा। कितने शेषफल बच रहे हैं, 3 शेषफल बच रही है, /4। 6 सही 3/4, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। √3 + 1/√3 - 1 प्लस √3 - 1/√3 + 1 का मान क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में हमें सर्वप्रथम इनका क्या करना, एलसीएम लेना। एलसीएम क्या आएगा, दोनों का गुणनफल करवा दो। √3 - 1 और एक जगह हो जाएगा √3 + 1। अब क्या होगा, √3 - 1 से √3 - 1 कट जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, √3 + 1 का होल स्क्वायर। √3 + 1 का होल स्क्वायर, और इससे यह कट जाएगा तो इस आ जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस का निशान, √3 - 1 का होल स्क्वायर। अब इन्हें जैसे ही सरल करेंगे
तो नीचे वाली संख्या में क्या आएगा, √3 - 1 √3 + 1 a - b a + b क्या होता है a² - b²। तो √3 का स्क्वायर 3 - 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 घटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 2 सीधा सीधा। ऊपर क्या आएगा, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा a², 3 √3 का स्क्वायर 3 + b², 1 का स्क्वायर 1 + 2ab 2 × √3 × 1 तो क्या हो जाएगा 2 √3। प्लस का निशान है, आगे भी वही a² कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर + b², 1 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस का निशान है तो -2ab अर्थात हम कह सकते हैं माइनस के 2 √3। अब देखिए 2 √3 प्लस के 2 √3 माइनस के दोनों कैंसिल, और कितने बच गए 3 और 1 4, 4 और 3 7 और 1 कितने हो जाएंगे 8/2। 8 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 4 बार। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। यदि √0.05 × 0.5 × a बराबर 0.5 × 0.05 × √b हो तो a/b क्या होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें गुणा करवा लो आपस में, 0.05 को 0.5 से गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 को 5 से गुणा करवाएंगे 25, और 3 अंकों से पहले पॉइंट है तो ये 3 अंक, और a बराबर क्या लिखेंगे, बराबर आगे सेम यही संख्या दी गई है, क्या हो जाएगी 0.0525 और क्या हो जाएगी √b। अब ये रूट हटाने के लिए सामने वाले का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कर देंगे तो b का तो रूट हट जाएगा और वो संख्या क्या आ जाएगी 2 बार आ जाएगी। तो यहाँ पे कितनी बच जाएगी 0.025 a बराबर हो जाएगा 0.025 × 0.25, स्क्वायर कर रहे हैं हम, और इंटू क्या इंटू आ जाएगा आपका b। अब a इधर है, b का पक्षांतरण करेंगे तो कितना हो जाएगा a/b बराबर क्या हो जाएगा, इससे ये संख्या कट जाएगी तो कितनी बचेगी 0.025। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पे। एक मिनट, नेक्स्ट दिया गया, यदि 5 कमीजें 450 रुपए प्रति कमीज, 4 पैंटें 750 रुपए प्रति और 12 जैकेट 720 रुपए प्रति की दर पर खरीदता है, बताए कि प्रत्येक वस्तु पर औसत व्यय कितना हुआ। तो 5 कमीजें खरीदता कितने में 450 में, कुल मूल्य कितना हो जाएगा 5 × 450 कितना हो जाएगा 5 × 450 हो जाएगा आपका 0 25 20 और 2 22 2250। अब 4 पेंटें खरीदता है 750 रुपए प्रति पेंट की दर से, तो 4 × 750 कितना हो जाएगा, ये गुणा करवाएंगे तो 0 5 के 20 7 के 28 2 30 3000, और 12 जैकेट 750 से 12 × 750 कितना हो जाएगा 0 12 पंजे 60 12 सत्ते 84 84 और 6 कितने हो जाएंगे 90 9000। तो 9000 3000 कितने हो जाएंगे 12000 12000 2 14250 14250। और वस्त्र कितने खरीद लेता है 5 कमीज खरीदता है, 4 पेंटे कितने हो गए 9 और 12 जैकेट, 12 और 9 कितने हो जाएंगे 12 और 9 हो जाएंगे 21, तो भाग देना है इसमें 21 का। ठीक है, 3 से काट लेते हैं, 3 से ये कितनी बार कटेगा 3 से ये कट जाएगा ऊपर वाला, 4 3 12 2 शेषफल बचेंगे 7 3 21 5 3 15 4750/7। अब इसमें 7 का भाग देना है 4750 में। कितनी बार जाएगा 7 का भाग 6 7 42, कितने शेषफल बच रहे 5 शेषफल बच रहे, उतारे 5 7 7 49, कितने शेषफल बच रहे 6 शेषफल बच रहे, आगे का 0 उतारा कितने हो जाएंगे 8 7 56, 4 शेषफल बच रहे पॉइंट लगाकर कितने उतारा 0, 5 7 35 678.5 रुपए। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। एक परिवार के 6 लड़कों की औसत आयु 8 वर्ष है, ठीक है, उनके माता पिता की आयु के 7 लड़कों की औसत आयु 22 वर्ष है। 6 लड़कों की औसत आयु 8 वर्ष है, 6 लड़कों की कुल आयु कितनी हो जाएंगी 8 × 48 वर्ष। माता पिता की मिलालित कितनी हो जाएगी 6, तो लड़के थे अब 2 माता पिता हो गए, कितने हो गए 8 हो गए, आयु कितनी है 22, और 22 अट्ठे कितने होते हैं 22 अट्ठे होते हैं 176। ठीक है, तो बताए यदि
उनकी माँ से पिता 8 वर्ष बड़ा है, ठीक है, ये बात बाद में देखेंगे। अब माता पिता की आयु बच गई कितनी, कुल आयु 176 में से लड़कों की घटा देंगे, कितनी घटा देंगे, 176 में से 48 घटाएंगे, 16 में से 8 घटाएंगे 8, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 128 वर्ष कुल आयु है। अब यदि माता और पिता की आयु का योग मान लो, एक की x हो गई, एक की y हो गई, ठीक है, बराबर 128 है, और पिता की आयु से माता की आयु क्या है, 8 वर्ष कम है, यानी पिता की आयु में से माता की आयु घटाएंगे तो 8 आएगा, ठीक है। अब समीकरण 1 में से 2 घटा दो, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ठीक है, निशान चेंज करने, ये कैंसिल, कितने हो जाएंगे, 2y बराबर कितना हो जाएगा, 128 में से 8 घटाएंगे 120, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 60 वर्ष। तो माता की आयु कितनी है, 60 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, यदि 3 की घात x प्लस 3 प्लस 7 बराबर 250 हो तो x का मान क्या होगा, ठीक है। अब ये 7 है, इस और प्लस का पक्षांतरण करेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 3 की घात x प्लस 3 बराबर कितना होगा, 250 में से 7 घटाएंगे 243। अब 243 को 3 की घातों में बांट लो, 243 का क्या कर लो, अभाज्य गुणनखंड कर लो। अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार करेंगे, 2 का भाग नहीं जाएगा तो 3 का दे दो, 8 3 24, 3 एकम 3 81, 3 का दोगे 27, फिर 3 का दोगे कितना आएगा 9, 3 का दोगे 3, और फिर से 3 का दोगे 1, कितनी हो गई 1 2 3 4 5। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है, 3 की घात x प्लस 3 बराबर दिया गया 3 की घात 5, ठीक है। तो 3 घात तो ये दी गई है, और 2 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो x का मान कितना आएगा, 2 आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंकों के 36% प्राप्त करने आवश्यक है, ठीक है। एक विद्यार्थी 113 अंक प्राप्त करता है और 85 अंकों से फेल घोषित किया जाता है, तो ये 113 में 85 और जोड़ेंगे तब 36% होगा, अन्यथा उसके 36% नहीं हुआ है, वो फेल हो गया है। तो 113 में 85 जोड़ दो, कितना आएगा, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 1 का 1 198, ये कितने 36% है, और कुल अंक हमेशा 100% होते हैं, गुणा 100। अब क्या करेंगे, इन्हें काट लेंगे, सरल कर लेंगे, ठीक है। किस संख्या से काटेंगे, 6 से काट लेते हैं। 6 से कितनी बार करते हैं, 3 छक्के 18, और 3 छक्के 18 33 बार, और 6 से ये कटेंगे 6 छक्के 36 बार। 3 से काट लो इन्हें 11 बार, और ये 3 से कितनी बार कटेगा, ये 3 से कटेगा आपका 2 बार, 2 से 100 कटेगा 50 बार, और 50 को 11 से गुणा करेंगे तो 550 अंक कुल है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। 680 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि बी को जो मिला उसका 2/3वां भाग ए को मिला, और सी को जो मिला उसका 1/4वां भाग बी को मिला। बताए कि उनका हिस्सा क्रमशः कितना। तो लास्ट से ले लो, मान लो कि सी को 1 रुपया मिला, सी को कितना मिला 1, और सी को जो मिला उसका 1/4वां भाग बी को मिला, तो बी को कितना मिलेगा 1/4, ठीक है। 1 का 1/4 1/4 ही होगा। अब ये क्या बोल रहा है कि बी को जो मिला उसका 2/3वां भाग 1 को मिला, तो 1/4 का 2/3 कितना होगा, 1/4 इंटू 2/3 कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, या हम काट सकते हैं 2 से 1 बार और 2 से 2 बार, तो कितना हो जाएगा 1/6, तो 1 का भाग हो जाएगा 1/6। अब हमें क्या करना है, इसे अनुपात में बदल देना। कितना आया हमारे पास, 1/6, 1/4 और 1, ठीक है। इसके हर में 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एलसीएम ले लो इनका, कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 12, 6 का भाग 2 बार, 4 का भाग 3 बार, और 1 का भाग 12 बार। 2:3:12, ये आ गया इनका अनुपात। अब बांटना किसे, 680 को, तो कितना योग कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 12 17, 17 का भाग देना 680 में कितनी बार जाएगा, 70 चौके 68, 40 बार जाएगा। तो 1 का मान 40 है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा 80, यहाँ पे 3 का मान कितना हो जाएगा 120, और यहाँ पे 12 का मान कितना हो जाएगा, 12 चौके 72 720, 80 120 सॉरी 12 चौके 48 कितना हो जाएगा 480, 80 120 और 480 किस ऑप्शन में दिया गया है, 80 120 480, ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पे।
तो ये थे आज के पेपर के पूरे 50 अभ्यास क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे 24वें पेपर के पूरे 50 प्रश्न, और इसी तरह ये सीरीज पूरे 50 पेपर सेट तक चलती रहेगी। रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।